मतलब लोग ना पॉडकास्ट के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पर यूट्यूब में मैंने 4 साल सिर्फ ऐसे वीडियो बनाए जहाँ मैंने सीखा कि ऑडियंस को जानना क्या है, और तब बिल्कुल कोई भाव नहीं देता था क्योंकि तब किसी को नॉलेज वाले वीडियोस चाहिए नहीं थे। फिर जब पॉडकास्ट की शुरुआत की हमने तो पता चला कि ओके अब ऑडियंस भी थोड़ी बदल रही है, और जो मैंने उस फेज से सीखा था वो सब पॉडकास्टिंग फेज में अप्लाई किया है। पॉडकास्ट तो मतलब जैसे डाला वैसे ही बूम हो गया था ना। आई थिंक 10 एपिसोड हमने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए, 11वें एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा आ गई, तो ये थोड़ा एक लक फैक्टर भी रहता है। मीडिया के लोग ये जानते हैं कि बहुत बड़ा लक फैक्टर रहता है हमारी इंडस्ट्री में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और नई चीज पे बड़ा सेलिब्रिटी आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट क्या बात है यार। हाँ, थोड़ी धार्मिक चीज कहना चाहूंगा प्लीज। तो मुझे बहुत बुरा लगता था वो पहले 4 साल में कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर ग्रोथ नहीं मिल रही है। तब एक मंक, एक्चुअली तभी मैं एक मंक से मिला था, उन्होंने मुझसे कहा कि हमेशा भगवान आपकी मेहनत देखते हैं, तो मेहनत का फल हमेशा मिलेगा। तो जो लक फैक्टर पॉडकास्टिंग फेज में मिला वो एक्चुअली आई फील उस मेहनत की वजह से, जब 4 साल ग्रोथ नहीं मिली। ये लोग नहीं जानते, लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट ओवरनाइट हो गया, बट पॉडकास्ट की ग्रोथ के लिए भी यूट्यूब के बारे में सीखना जरूरी था। बट मैंने एक चीज देख ली है रणवीर कि आप मेहनत करते रहो ना, फल जरूर मिलता है। और हमें नहीं मिल रहा, हम तो ये नहीं हो रहे, बट मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं भाई। अब जैसे इनिशियली हमने तो 2021 से चालू किया यूट्यूब करना, तो 2020 में मैंने सोच लिया था कि खुद का करना है, लेकिन टीवी में मैंने ये सेम चीज़ टीवी में पिच की थी कि भाई मैं शो बनाता हूँ और आईपी मेरे पास रहेगा। अगर आपको शो 10 रुपये में बनता है तो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट रहता है वो काटो, सीधा 7 रुपये पे आ गया। फिर आप मेन सेलिब्रिटी का पैसा काटो, सीधा 4 रुपया कम हो गया। तो प्रैक्टिकली जो शो आप 10 रुपये में बना रहे हो वो शो मैं आपको 3 रुपये में देता हूँ, बशर्ते आप मुझे आईपी दे दो। ये किसी चैनल ने मतलब ऐसा भी नहीं कि बताते हैं नहीं करना, भाई ये तो वर्क ही नहीं करेगा यार, ये तो होगा ही नहीं। मैं बोला कि यार क्या करूँ। फिर हमने जब फर्स्ट हमारा बेबी होने वाला था तो मेरे को था कि मीडिया पता नहीं किस तरह से इसको डालेगी, तो मैं कहा भारती ये अनाउंसमेंट कर दे यूट्यूब पे, फिर देखते क्या होता है। तो वो अनाउंसमेंट की और वो वीडियो सीधा 20 मिलियन मार दिया, बिकॉज बात ही ऐसी थी कि भारती इज प्रेग्नेंट। तो वहां से वो चीजें चलने लग गई। और उससे पहले मैंने इंडियन गेम शो बनाया, वो मेरा खतरा एक टीवी शो चलता था, तो मेरे को लगा वो वैसा ही कुछ यूट्यूब पे करते हैं। सो मेरे पास जितने पैसे थे हमने सारे पैसे लगा के बहुत बड़ा शो बनाया। इट वाज लाइक 102 सेलिब्रिटीज आए थे, फ्रॉम जजेस टू होस्ट टू डांस टू, मतलब सब आ गए थे। और हम लोगों ने 6 दिन में 71 एपिसोड शूट किए उसके, और वो पूरा क्रेजी हो गया। तो आई एम कमिंग बैक कि मैं कहाँ से आ रहा था। लोगों को लगता है कि आपका यूट्यूब चल रहा है यार, मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ यार, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, पर वो इतना वर्क करता नहीं, क्योंकि वो 4 या 5 या 6 या 7 या 8 में रुक जाते हैं। उनको रुकना है 150 पे, देखना है 150 बना के कि भाई क्या है। एम आई रॉन्ग और राइट? यूट्यूब और जनरली सोशल मीडिया की ग्रोथ को लेकर मैं ये मानता हूँ कि आपको खुद पहले तो मजा आना चाहिए वो करते हुए। हर किसी को अब सोशल मीडिया स्टार बनना है, पर वीडियो शूट करने में मजा नहीं आता। आई फील कि जो हम भी कर रहे हैं ये हमारा ड्रीम है, कैमरे के सामने हम सब बैठे हैं, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा नहीं कि हम काम कर रहे हैं, पर ये हमारा काम भी है। तो पहली कंडीशन तो वो नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन, मैं क्योंकि मेरे लिए ये काम करेगी, मैंने एक बुक ली थी स्टार्ट में, जब ये कोई नया फेज प्लान कर रहा हूँ, जैसे फिटनेस में शुरुआत हुई थी, फिर एक फैशन, ग्रूमिंग, वो सब का फेज स्टार्ट हुआ था। मैं हमेशा 50 आइडियाज लिख देता हूँ। अगर मेरे अंदर 50 वीडियो है तो फिर मैं उस फेज को अटेम्प्ट करूंगा। पर ये भी देखना चाहिए कि क्या लोगों को वो देखना है या नहीं, क्योंकि अक्सर ना लोग मतलब खुद के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हैं और इवेंचुअली ऑडियंस को देखना ही नहीं है। ये आई फील कि आप एक्सपीरियंस से सीख लेते हो, मतलब जो आप दोनों ने टीवी में सीखा है, आई एम श्योर कि कुछ लर्निंग्स इस फेज में भी यूज हो रहे हैं। तो मीडिया बहुत बदल रही है, मीडिया सच में बदल रही है। और मेरे को जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी चीज़ में मज़ा आना चाहिए, आपको करते हुए मज़ा आना चाहिए। मैं जब पंजाब में थी ना, मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी, तो मतलब मैं फनी थी, ए भाई आ ना भारती इधर कुछ करके बताना, और टीचर की एक्टिंग। बाद में मुझे ना पता चला, जब मैं बॉम्बे आई, मैं वही चीज़ कर रही हूँ और मुझे लाखों रुपया मिल रहा है। उसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है, जैसे आपने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है कैमरे के सामने। और मुझे लगता है कि मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, मुझे मज़ा आता है। मैं अगर शूट पे जाती हूँ ना रणवीर, जैसे लाफ्टर शेफ चल रहा है, मुझे मज़ा आता है कि मैं वहाँ पे कॉमेडी करूँगी, जो मुझे अच्छा लगता है करना, और मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं। नहीं, आई थिंक वो भी है ना कि आदमी डे 1 से उस पर लगा रहता है। हाँ। बहुत 99% लोग तो छोड़ देते हैं। अगर वो छोड़े नहीं, पकड़ के रखे, तो सबको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो नसीब होता है, मजबूरियां होती है, 50 चीजें होती है, लेकिन आदमी छोड़ देता है। आपने जब इनिशियली 4 साल आपके जब चल रहे थे बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट में, उस टाइम पे आपका क्या फेस था कि भाई चल रहा है? बिकॉज मैं कहाँ से आता हूँ मैं बताता हूँ कि एक तरफ
यूट्यूब पर ऐसे लड़के देखे जाते हैं, ऐसे एक्टर्स देखे जाते हैं जो थोड़े से ज़्यादा फनी है और ज़्यादा आउटस्पोकन है। आउटस्पोकन आप भी हो लेकिन आप एक गुड बॉय हो। कहीं ना कहीं आपके जो इमेज है ना वो एक ट्रेडिशनल यूट्यूबर वाली इमेज नहीं है। ऐसा नहीं होगा मेरा इमेज एक ट्रेडिशनल दामाद का इमेज है। यस ऐसा लगता है कि ये हमारी बेटी को सुखी रखेगा। हाँ, सच में कसम से ऐसा। और आपके अलावा बहुत मतलब शायद ही कोई होगा, अभी तो ऑब्वियसली बहुत लोग आ गए और मतलब समंदर है यहाँ पर और सबके लिए यहाँ पे फिशेस है। इतना क्यों भरोसा था आपको अपनी चीज पर जबकि वो चीज आपको कुछ दे भी नहीं रही थी? ऑनेस्टली काफी बुरा लगता था उस फेज में, क्योंकि मेहनत हम बहुत ज्यादा कर रहे थे और पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जहाँ मतलब मैं एक रिलेशनशिप में था तब, और उनकी फैमिली मेरे पे प्रेशर डाल रही थी कि आप क्या कर रहे हो लाइफ के साथ, बस जिंदगी भर यूट्यूबिंग करोगे या कुछ और भी करोगे। तो उस प्रेशर में आकर एक्चुअली उस फेज में हमने एक और बिजनेस भी स्टार्ट किया था जो एक यूट्यूबर्स टैलेंट मैनेजमेंट फर्म थी तब। अब एकदम मतलब मल्टीपर्पज एजेंसी है, उसका नाम है मंक एंटरटेनमेंट। बट मंक एंटरटेनमेंट की शुरुआत मजबूरी से हुई थी बिकॉज उस फेज में ठीक ठाक कमाई हो रही थी यूट्यूब से। मतलब लोग सोचते कि अगर आप यूट्यूबर बन गए तो कल लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो फाइनेंशियली इमोशनली उस फेज में बहुत बुरा लगता था, पर वो अपना टाइम आएगा वाली वाइब होती थी। मुझे याद है कि आई डोंट नो अगर ये कहना ठीक, मैं कह देता हूँ। यूट्यूब फैन फेस्ट होते थे तब। यूट्यूब फैन फेस्ट पर भी सारे सिर्फ एंटरटेनमेंट और कॉमेडी क्रिएटर्स को सेलिब्रेट किया जाता था। और मुझे याद है कि जो कुकिंग यूट्यूबर्स होते थे, ब्यूटी मेकअप वाले यूट्यूबर्स होते थे, मेरे जैसे फिटनेस फैशन वाले यूट्यूबर्स, हमें बिल्कुल भी मतलब हाईलाइट नहीं किया जाता। तो जेन्युइनली बुरा लगता था, पर एक विजन थी कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि मुझे सामने से आइडियाज आ रहे थे वीडियोस के एंड बहुत स्लो ग्रोथ मिल रही थी, टेस्ट क्रिकेट जैसी ग्रोथ थी। तो मुझे ये पता है कि एक पॉइंट आएगा इस पूरे जर्नी में जहां सब कुछ फटेगा। वो ऑटोमेटिकली पॉडकास्ट के थ्रू हुआ, पर 4 साल लगे, बहुत कुछ ट्राई किया, अलग अलग चीजें ट्राई की, एक्सप्लोसिव ग्रोथ पॉडकास्ट से मिली। तो इस पूरे फेज से मैंने सीखा है कि बस इंप्रूव करते जाओ। अगर सामने से आइडियाज आ रहे हैं और थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है खुद के काम में, इट्स गुड इनफ। तो बहुत स्लो ग्रोथ थी। आई फील कि वही फेज सबसे साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग था। एक दादाजी वाली चीज कहना चाहूंगा मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि जो अब के नए यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्रामर्स है, वो 3-4 साल के अंदर गिव अप कर देते हैं, पर वही 3-4 साल का फेज बहुत मुश्किल रहता है। अगर आप उसके वो उस पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो बहुत ग्रोथ मिल